हाँ, कोशिश करूँगी कि सब ही इस्तेमाल हो जाएँ। जूनी बोली। ज़रूरी काम निपटाने के बाद जैगम और बाबर नीचे उन कारों की तरफ चले जाते जहाँ जैगम ने कबाड़ खाना बना रखा था। वहाँ से काम की चीज़ें निकाल कर उन्हें अपनी ज़रूरत के मुताबिक ढाल लेते थे। मसलन किचन के इस्तेमाल के लिए, घर को आरामदेह बनाने के लिए, और इन्हीं में से कुछ बेकार अशिया को कारआमद बनाते हुए उन्होंने सबसे बड़ा कमाल ये किया कि करीबी बने हुए झरने वाले पानी को वो घर के अंदर लाए और इस बहते हुए पानी को इस्तेमाल करते हुए उसे वापस बाहर पहुंचाने का निहायत शानदार इंतज़ाम तरतीब दिया। अब उन्हें किचन और वाशरूम के अंदरूनी वाफर पानी मैसर था और इसके हसूल के लिए शदीद सर्दी में बाहर निकलने की ज़रूरत ही नहीं रही थी। यहाँ तक कि किचन में चूल्हों के ऊपर पानी का टैंक बनाकर उन्होंने गर्म पानी के हसूल का बंदोबस्त भी कर लिया था। और इस बंदोबस्त को सही मानों ने टमी ने कैश किया था। वो होटल में आने वालों से गर्म पानी के शावर की अच्छी खासी रकम वसूल करता था, जो उसकी ज़ाती गोलक की नज़र हो जाती थी। वो दोनों जब नशेब में कबाड़ खाने की तरफ चले जाते तो जोनी और टमी बर्फ़ पर उछल कूद शुरू कर देते। बर्फ़ में घुटनों घंटों घंटों दस जाने के बावजूद दौड़ तेज़ लगाने की कोशिश में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते। बर्फ़ के गोले बनाकर किसी निशाने पर मारने की कोशिश करते। स्नोमैन बनाते और उनके बनाए स्नोमैन्स की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। बाकौल जोनी वो हिस्सा किसी बादशाह के दरबार जैसा दिखाई देने लगा था जहां उसके बहुत सारे दरबारी जमा हो गए, पर बादशाह खुद नहीं आया था। उनका ख्याल था कि बादशाह आखिर में बनाएंगे जो उन सबसे बड़ा और शानदार होगा। वो उसी काम में मसरूफ़ थे कि रेलगाड़ी की सीटी सुनाई दी। आपी रेलगाड़ी वापस आ गई। चलो देखते हैं, टमी ने हाँक लगाई। वो शम शम भागते उस ऊंचे पहाड़ी छब्बे पर पहुंचे जहां जिसको उन्होंने शाही तख्त का नाम दे रखा था। थोड़ी देर हो गई थी, ट्रेन स्टेशन में दाखिल हो रही थी और उसका अगला हिस्सा दरख्तों के घने झुंड में छुपा हुआ था। पिछले खुले डब्बों में हसबे मामूल सामान ऊपर तक लदा हुआ था। थोड़ी ही देर में पूरी ट्रेन स्टेशन में दाखिल होकर उनकी नज़रों से ओझल हो गई। वो दोनों देर तक वहां पैर लटकाए बैठे रहे। चलो टमी, शाम हो रही है, अभी खाना भी बनाना है, जोनी ने कहा तो टमी भी उठ खड़ा हुआ। फिर रात तक का वक़्त हसबे मामूल अपने कामों में गुजरा और अगली सुबह भी बड़ी देर में तलू हुई, क्योंकि आसमान पर बादल छाए हुए थे और बर्फ़बारी का सिलसिला कभी रुक जाता कभी फिर शुरू हो जाता। सूरज बादलों की मोटी तह को चीरने में नाकाम था। वो दोनों हसबे मामूल अपने कबाड़ खाने की तरफ जा चुके थे। टमी और सोनी भी बाहर निकले और इरादा किया बाहर निकल आएं। तो टमी को ख्याल आया कि उसे अपनी गुलेल उठा लेनी चाहिए। आज गुलेल से निशाना लेने की प्रैक्टिस करेंगे। जूनी आगे बढ़ गई। उसे अपने गुलेल और गले जमा करने में कुछ वक़्त लगा। अभी वो दरवाजे से निकली ही थी कि जूनी की दिल चीर देने वाली चीख वादी में दूर तक गूंजी। आपी, वो चिल्लाता हुआ उसकी तरफ दौड़ा जहां से चीख सुनाई दी थी। दूर बर्फ पर अजीब मंजर थे। जैकेट टोपी के गर्म मलबूस में छुपा वो कोई बड़ी जिसामत का शख्स था जो जूनी को खींच कर ले जाने की कोशिश कर रहा था। वो पूरी दिल व जान से मज़ामत कर रही थी। वो रुकने और अपना हाथ छुड़वाने की जी तोड़ कोशिश जिद्दोजहद में कभी गिर रही थी, कभी घसीट रही थी, और वो कद आवर शख्स उसके हल्के फुल्के वजूद को बड़े आराम से घसीटता हुआ आगे ले जा रहा था। अरे रुको, कौन हो तुम? छोड़ो मेरी आपी को। आपी, मैं आ रहा हूँ, छोड़ो इसे। वो चीखते हुए उसके पीछे दौड़ने की कोशिश कर रहा था जो नरम बर्फ़ के सबब नाकाम हो रही थी। फिर उसे ख्याल आया कि उसके पास गुलेल है। वो उसे आजमाता है। उसने एक बड़ा गल्ला रख कर गुलेल को पूरी कुव्वत से खींचकर अजनबी को मारा, जो शायद उसके कंधे पर लगा। उसने एक लम्हे को मुड़कर टमी को देखा, फिर दोबारा जोनी को घसीटना शुरू कर दिया। अब की बार टमी ने अजनबी की टांग को निशाना बनाया। खाना खराब, इतने मोटे कोट और जैकेट पहने हुए हैं कि गुलेल की चोट का भी पता नहीं चला। अब की बार तेरी टांग तोड़ता हूँ। उसने बड़ा बुड़बुड़ाते हुए गल्ला उसकी टांग पर मारा। शायद उसकी चोट लगी उसको, क्योंकि उसने रुक कर अपनी टांग को झटका। सर उठाकर टमी को देखा, फिर न जाने कहाँ से पिस्तौल निकाल कर टमी की तरफ फायर झोंक दिया। वो तो शुक्र है कि उसे गन निकालते टमी देकर टमी ने फौरन ही गिर कर बर्फ पर लोट लगा दी।
बच गए। खुदाई ख्वार के पास पिस्तौल है, अब क्या करूं? वापस जाऊं, भाइयों को बुला कर लाऊं? पर इतनी देर में तो ये खबीस आप ही को पता नहीं कहाँ ले जाएगा। मुझे खामोशी से देखना चाहिए ये आप ही को कहाँ ले कर जा रहा है, फिर भाइयों को वहाँ ले जाऊंगा। ये ठीक है। वो बर्फ़ पर पड़ा बड़बड़ाता रहा और वक्फे वक्फे से आहिस्ता आहिस्ता रोल होता हुआ अजनबी की नज़रों में रखे हुआ था। फिर वो ये देखकर हैरान रह गया कि वो अजनबी जोनी को खींचते हुए रेलवे स्टेशन की तरफ ले जा रहा है। ओ खाना ख़राब, आप ही को रेलगाड़ी में शहर ले जाएगा, पर यह है कौन? मुझे उसकी शक्ल ज़रूर देखना है। ओ खाना ख़राब, या अल्लाह मेरी आप ही को इस खबीस से बचा ले। वो हालात का जायज़ा लेते हुए बुड़बुड़ा रहा था, दुआ भी कर रहा था। उसके पीछे पीछे बर्फ़ पर रोल होता हुआ आगे भी बढ़ रहा था। काफ़ी देर बाद उसकी वापसी हुई। वो दोनों उस रास्ते में ही मिल गए। वो भाई आप ही को फूले हुए सांसों में उसने बताने की कोशिश की तो वो दोनों परेशान हो गए। क्या हुआ है जोनी को? कहाँ है वो? जल्दी बोलो, हमने उसकी चीख सुनी थी। क्या हुआ, बोलो। बाबर जज्बाती होकर चीख पड़ा, अब्राहम अब्राहम आया था, वो आप ही को ज़बरदस्ती घसीट कर ले गया। टमी सांस लेने को रुका। कहाँ ले गया? जैगम ने भारी लहजे में पूछा। वो स्टेशन ले गया है, इधर रेल भी खड़ी थी, शायद वो उसे रेल में बिठाकर शहर ले जाना चाहता है। चलो अपने हथियार निकालो जैगम, मैं उसे आज जहन्नम रसीद करके ही दम लूँगा। बाबर गुस्से से बोला। कैसे? स्टेशन जाकर उसे गोली मार दोगे? हम ऐसा नहीं कर सकते बाबर, वादी की सिक्योरिटी के लोग हमें वहीं गोली मार देंगे। थोड़ा हौसला रखो, सोचना पड़ेगा कि हम किस तरह इस मसले से निपट सकते हैं। जैगम ने समझाने की कोशिश की। तुम सोचते रहो, मुझे कुछ नहीं सोचना। मुझे हथियार दो, मैं उस खबीस को गोली मार कर जोनी को वापस ले आऊँगा अभी और इसी वक्त मुझे हथियार चाहिए। बाबर ने गरजते हुए कहा। बेशक, मेरा भी यही ख्याल है। जोनी को हमें हर कीमत पर वापस लाना है, लेकिन हमें खुद भी तो वापस ज़िंदा आना है। तो बेहतर नहीं होगा कि हम उसके लिए कोई फुल प्रूफ प्लान बनाएं, थोड़ा सोच समझ कर? क्या इस वक्त इसकी गुंजाइश है, यानी सोचने समझने और प्लान बनाने की? हम प्लान बनाते रह जाएंगे और वो जोनी को लेकर चला जाएगा। बाबर ने तपते हुए लहजे में जैगम से पूछा। देखो यार, इस वादी से निकलने का वाहिद रास्ता इस रेलगाड़ी का है। जो अगर उसे लेकर जाएगा तो उसी इसी से ही जाएगा। हम अगर स्टेशन में घुसते हैं तो इस जोनी को छुपते हैं तो वो आसानी से दस्तबरदार नहीं होगा, यकीनन हमें मारने की कोशिश करेगा। दोनों तरफ से फायरिंग होगी तो पता नहीं कौन मरता है कौन बाकी रहता है। वो अगर जहन्नम रसीद होता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम चारों में से कोई एक भी मर गया तो ये एक नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान होगा जो शायद हम में से किसी को भी बर्दाश्त नहीं होगा। एक दफ़ा सोच कर तो देखो, मैं, जोनी या टमी, इन में से किसी का नुकसान तुम्हारे लिए काबिल बर्दाश्त होगा? अगर हो सकता है तो हम तीनों अभी हथियार उठाकर स्टेशन में घुसते हैं। उस इब्राहिम से मुकाबले में अगर हम जीत भी गए तो वादी की सिक्योरिटी वाले हम सबको उसी वक्त गोली मार देंगे। इसीलिए मेरे भाई, हमें थोड़ा सोच समझ कर काम करना होगा। जैगम ने ठंडे दिमाग और ठंडे लहजे से उसका मिजाज किसी हद तक ठंडा कर किया। चलो घर चलते हैं, हथियार वगैरह उठाते हैं और देखते हैं क्या किया जा सकता है। वो घर में दाखिल होकर तय खाने में हथियार और मैगजीन निकालने लगे। भाई, आज मुझे भी कोई बंदूक दे दो, मैं बहुत गुस्से में हूँ और इस मोटे खबीस को एक गोली लाजमी मारना चाहता हूँ जो मेरी आपी को उठा कर ले गया है। बाबर ने खामोशी से एक छोटी लोडेड गन उसको थमा दी। जैगम ने एक मानी खेद नज़र उन पर डाली और सर हिलाया। वो तीनों हथियार उठाकर बाहर निकल आए। देखो यार, वो जूनी को लेकर स्टेशन की तरफ गया है, वहाँ ट्रेन भी खड़ी हुई है, तो इसका मतलब है ट्रेन आज ही निकलेगी और उससे लेकर ट्रेन ही से जाएगा। तो मेरे ख्याल में बेहतर यही होगा हम अपने खुफिया मुकाम से ट्रेन पर छापा मारते हैं और इसमें गार्ड्स भी 2-3 ही होते हैं। आसानी से जोनी को इससे छुड़ाकर ट्रेन से वापस कूद जाएंगे, इसमें ख़तरा कम है। बाबर ने इससे इत्तफाक किया। वो मुमकिन तेज़ रफ्तारी से अपने खुफिया मुकाम की तरफ रवाना हो गए, जहां ट्रेन एक सुरंग से निकलकर काफ़ी फासला तय करके दूसरी सुरंग में दाखिल होती थी। वो अपने तयशुदा मुकाम पर पहुंच गए और एक बर्फानी टीले की आड़ लेकर बैठ गए। ख्वाब नगर।